जय हिंद साथियों, कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान सेशन से सेकंड क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप सब इस सेकंड चैप्टर के आज लेक्चर 1 में केवल चैप्टर का जानेंगे बेसिक। चैप्टर को बिल्कुल बेसिक पूरी तरह से मक्खन करेंगे। आज चैप्टर क्या है, बेसिक से बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 नंबर का आज बिल्कुल पूरी तरह से मक्खन करेंगे। बस आपको पता है कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मेरी आपसे केवल 2 ही रिक्वायरमेंट रहती है। पहली रिक्वायरमेंट तो पेन और कॉपी लेके बैठना, पेन और कॉपी लेके बैठना। दूसरी रिक्वायरमेंट जो है आप सबसे, दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने मित्र धर्म का पालन करते हुए इस क्लास को शेयर करें, ताकि उस आपके मित्र का भी भला हो, आपका भी भला हो। कर भला हो भला, समझे? तो आप इस धर्म का पालन जरूर करें। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश। क्लास में इस पाठ में हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। इसमें पूरे सेशन लगे हुए हैं, जो भी आपको इस पाठ में पढ़ना है पूरे टॉपिक से। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार की परिभाषाएं, फिर हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म और इसके भौतिक गुणधर्म भी पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार के भौतिक गुणधर्म और उसके उपयोग पढ़ेंगे। अम्ल और क्षारकों के बीच में जो अभिक्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम उदासीन अभिक्रियाएं कहते हैं, वो पढ़ेंगे। देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये पढ़ना है। जब अपन इसको पढ़ेंगे बिल्कुल मक्खन मक्खन करेंगे, पूरी ताकत में से पढ़ेंगे, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल आप सबके भेजे में जाएगा, भेजे में, समझे ना? बस आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत से जुड़े रहना है, समझना है। मेरी हमेशा एक अंदर से यही ऊर्जा बोलती है कि आप सबका डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आज हम पहले लेक्चर में केवल करेंगे ये 4 टॉपिक आप सबके क्लियर। दूसरे लेक्चर में करेंगे ये 4 टॉपिक क्लियर। सो अब आप सबको समझ में आ गया है पूरी तरह से, गुरुजी समझ में आ गया है कि आज हम केवल बेसिक समझेंगे और इस इतने से जितने आप सबके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो समझ जाइए बिल्कुल पूरी तरह से मक्खन होगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन न छूटने पाएगा। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत है कि अम्ल, 1 मिनट, अम्ल क्षार की परिभाषाएं। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, याद रखना। पहले अम्ल का समझ रहे हैं बेसिक परिभाषा। एग्जाम में स्टैंडर्ड परिभाषा लिखनी पड़ती है, तो स्टैंडर्ड परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी, किस वैज्ञानिक ने अम्ल को ज्यादा रिसर्च किया था अम्ल पर, तो उसके बारे में इसकी जो स्टैंडर्ड परिभाषा है, जो एग्जाम में लिख रही है, वो पढ़ेंगे आगे। पहले ये समझेंगे अम्ल क्या है। तो अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा। तो आपने तो ऐसी बहुत सी चीजें खाई होंगी कि जो स्वाद में होगी खट्टी। दही खाया होगा, इमली खाई होगी, सिरका, संतरा खाया होगा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप सबने खाई होंगी, और वो स्वाद में खट्टी हो तो समझ जाना कि उसे हम क्या बोलेंगे, अम्ल। तो ऐसे पदार्थ, मेरे साथ बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में, चखने में, जो स्वाद में, चखने में खट्टे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या होता है ये नीला लिटमस पेपर? तो आपको बुक डिपो पे मिल जाएगा, कोई ये पेपर होता है और उस पर जब कोई खट्टी चीज गिर जाए, अर्थात अम्ल गिर जाए, तो वो नीले से लाल हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। बस आपको यही समझना है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ समझिए, 4 वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वा क्या होता गुरुजी? तो कड़वा आप सबने देखा होगा, करेला। करेला आप खाएंगे तो कैसा लगता है? कड़वा लगता है। कैसा लगता है? कड़वा लगता है। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है?
समझिए, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। एग्जाम में तो गुरुजी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसको याद रखने की कोई ट्रिक बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके मित्र का जो नाम है मुझे पता है, आपके मित्र का नाम जो है वो मुझे पता है, आपके मित्र का नाम है अनिल। क्या नाम है? अनिल। समझे ना, जितनी बहनें जुड़ी हैं, आपके भाई का नाम जो है वो क्या है? अनिल है। आ का मतलब अम्ल, आ का मतलब अम्ल, ना का मतलब नीला और यहाँ पे ला का मतलब लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो अब हमें समझ में आ गया, अच्छा किया गुरुजी बता के, ये तो बहुत अच्छा है कि अगर हम एग्जाम में भूल जाएं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता कि लाल लिटमस पेपर को नीला करता, तो भाई का नाम याद रखना है, मित्र का नाम याद रखना है अनिल। आ का मतलब अम्ल, ना का मतलब नीला और ला का मतलब लाल। ठीक है, तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और सबसे इंपोर्टेंट, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। भूल जाएंगे कि नीले को लाल करते कि लाल को नीला करते। तो अनिल, आ का मतलब अम्ल, ना का मतलब नीला और ला का मतलब लाल। तो अनिल समझ में आ गया आपको। उदाहरण जो है इसका क्या है? सिरके में एसिटिक, मतलब कहने का है जो सिरका होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। नींबू और संतरा, इसमें जो रस निकलता है, आप जो नींबू की शिकंजी बनाते हैं चीनी डाल के ठंडे पानी में, और भी उसमें सीक्रेट मसाला डालते हैं और इतनी अच्छी शिकंजी बनाते हैं कि मजा आ जाए। समझ में आया ना? तो उसमें जो रस है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। उसका नाम क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे नींबू में और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। याद रखना, आपके एग्जाम में 1 नंबर में P/Q में आएगा। समझ में आया ना कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखना, कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? बोलो, सिट्रिक अम्ल। ठीक है। सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके का फॉर्मूला क्या होता? तो CH3COOH। इसको याद करेंगे, अभी आगे की केमिस्ट्री पढ़ेंगे मेरे साथ जुड़ के, तो समझ जाइए कि आप सब पूरी केमिस्ट्री का घोल कर लेंगे, अंदर अपने घोल कर लेंगे। समझ आया ना? तो चलिए मेरे साथ बोलिए, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। नींबू में और संतरा में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। इमली खाई है ना? हाँ, इमली किसी को खाते देख लो तो मुंह में पानी आ जाता अभी अपने में। समझ में आया ना? हाँ, देखा भी होगा, ये तो प्रैक्टिकली लाइफ है दुनिया की सबकी। समझ में आया ना? तो जो इमली है उसमें टार्ट्रिक अम्ल, और ये टार्ट्री बोलते हैं, इससे उस जो अपन लोग टिक्की का पानी पीते हैं वो इसमें डलता है खट्टापन के लिए। तो जो टार्ट्रिक अम्ल है वो किसमें होता है? इमली में। तो अब आपको समझ में आया ना? P/Q में यही क्वेश्चन बनेंगे आपके 1 नंबर में कि बताइए नींबू में कौन सा अम्ल? तो याद रखना सिट्रिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल? तो याद रखना इमली में टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। याद हो गया, लिखना है। उदाहरण, अब क्षार की डेफिनेशन, परिभाषा याद करेंगे। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं? बोलो, कड़वे होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे क्षार। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते? नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब बताइए, और क्षार वो भी होते हैं जो छूने पर चिकने होते। साबुन को छुएंगे तो कैसा होता? चिकना होता है। कास्टिक सोडा स्वाद में कड़वा होता है, इसलिए ये क्या है? बोलो, क्षार। कास्टिक सोडा को NaOH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, NaOH। अब आप सबको पूरी तरह से समझ में आ गया, पूरी तरह से मक्खन है। आप सब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप सब लिख लेंगे। याद हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो स्टैंडर्ड परिभाषा है
अम्ल और क्षार की एग्जाम में ये लिखना है। समझ में आया ना? आ गया गुरुजी, समझ में आ गया कि ये लिखना है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। ये आधुनिक परिभाषा है, मॉडर्न डेफिनेशन। समझ में आया ना? मॉडर्न जमाने की, जो एग्जाम में सीधे सीधे आपको अच्छे मार्क्स देगी। एग्जाम में आएगा अम्ल क्या होता, क्षार क्या होता, तो वो आप अर्थ के तौर पर लिख सकते, परिभाषा के तौर पर ये लिखेंगे। समझ में आया ना? तो देखिए आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल और क्षार को बहुत स्वाद लिया, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी इन्होंने कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें यहाँ पे उन्हें क्या बोलेंगे, बोलो अम्ल। ये थोड़ा सा यहाँ पे अम्ल कहलाएंगे। आप देखिए जो प्रेजेंटेशन वाले भैया हैं उनने थोड़ा सा सही नहीं बनाया। तो आप H पॉजिटिव देते हैं, मतलब H आयन देते हैं, तो उससे क्या बोलेंगे, अम्ल। गुरुजी अच्छे से समझ नहीं आया अभी, तो समझिए ध्यान से। आप समझ कहाँ रहे हैं? आप जो कोने में बैठे हैं, हाँ बैठे ना, कॉपी पेन लेके बैठे ना, समझ में आया? हाँ चलिए बैठे हैं। मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, आप सबको पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो चलिए मेरे साथ याद कीजिए, चलिए तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, बिल्कुल ठीक है। चलिए बोलिए, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, क्या होता गुरुजी जलीय विलयन? ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे सुनिए, आपने जो है आपके घर में कोई बर्तन है, उसमें आपने पानी रख दिया। क्या रख दिया बोलो? पानी रख दिया। ठीक है, पानी रख दिया, पानी, और उसमें कोई ऐसा पदार्थ आपने घोला जो खट्टा था, मतलब अम्ल था। तो जब वो अम्ल घुलेगा तो उसमें वो H पॉजिटिव आयन देगा, H पॉजिटिव होता है। समझ में आया ना? तो देखिए एक अच्छे से अम्ल का उदाहरण है HCl, इसको बोलते हैं अपन लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ में आया ना? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब इसमें घोलेंगे, किसमें? जलीय विलयन में। जल बोले तो H2O, बोले तो पानी में घोलेंगे तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव हो जाएगा। तो यही परिभाषा उन्होंने दी थी, इन्होंने आदरणीय आर्हेनियस वैज्ञानिक, इन्होंने बताया था कि केवल ऐसे पदार्थ होते हैं अम्ल जो जलीय विलयन में घुलेंगे तो H क्या देंगे? पॉजिटिव, मतलब H आयन देंगे। ये हम तो जानते हैं ना कि H आयन मतलब H पॉजिटिव होता है, H निगेटिव थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन देते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? अम्ल। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं उसे क्या बोलेंगे? अम्ल। उसे क्या बोलेंगे? अम्ल। ये ना हटा देना। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब बताइए इसके बाद अब अपन लोग करेंगे क्षार को। तो ये तो समझ में आ गया, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में मतलब जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं उसे क्या बोलेंगे? अम्ल। हाँ, केवल H पॉजिटिव। अब क्षार को पढ़ लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित का मतलब है टूटना, अलग अलग होना। मैंने वियोजन अभिक्रिया समझाई थी ना पहले चैप्टर में, तो वियोजित हो जाते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन भाई साहब ने थोड़ा सा सही नहीं लिखा, मैं बता रहा आपको, मेरी से सुधार लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, बोले तो OH नेगेटिव, तो क्या कहलाते हैं? अम्ल। देखिए यहाँ पर लिख दिया उन्होंने, तो इसे बोलेंगे अपन लोग क्या बोलो? क्षार। क्या कहलाते हैं बोलो? क्षार कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हूं, मैं समझाते चल रहा। तो क्लियर हुआ आपको कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH, हाइड्रोक्साइड का मतलब है OH नेगेटिव, और H अलग हो जाएगा, किस Na अलग हो जाएगा। जैसे कोई पदार्थ NaOH लिखा तो यहाँ से जो Na है वो अलग हो जाएगा पॉजिटिव में, और यहाँ OH का में हो जाएगा नेगेटिव में। इसका मतलब ये अलग अलग हो गए। अलग अलग का मतलब क्या है? वियोजित। वो काय में अलग अलग हुए? जल में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताई उन्होंने कि ऐसे पदार्थ जो जलीय वियोजित होकर या जल में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड क्या होता? OH, और इसका OH पर आयन कौन सा होता? तो OH पर आयन होता है माइनस का, नेगेटिव। तो डेफिनेशन क्या बनी मेरे हिसाब से? आप लिख भी सकते, मैं बोल रहा हूं बहुत स्लो मोशन में कि ऐसे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर
हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है NaOH। NaOH इसका एग्जाम्पल क्या है? HCl। इसका एग्जाम्पल क्या है? HCl। अब आप सबको समझ में आ गया? आप सब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, पूरी तरह से समझ में आ गया। जलीय वियोजन, देखो वियोजन का मतलब टूटना। इसमें जब जल में जा गया तो जे टूट गया। इसने H पॉजिटिव दिया, H पॉजिटिव दिया तो अम्ल, केवल H पॉजिटिव देगा तो अम्ल, OH नेगेटिव देगा तो क्षार। ठीक है, प्रेजेंटेशन की दिक्कत नहीं करना, इसमें मैंने आपको बता दिया यहाँ पे अम्ल नहीं क्या कहलाएंगे? क्षार। क्लियर है ना? चलिए, आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, मैं जितनी एनर्जी से आपको पढ़ा रहा उतनी एनर्जी से आप याद भी करेंगे। समझ में आया? नहीं तो हम सब आपको ऑनलाइन मारेंगे। समझ में आया ना? ऑनलाइन मारेंगे। ऑनलाइन बहुत तेज लगता है, ऑफलाइन वाले तो, समझ में आया? ऑफलाइन वालों के लिए ये देखिए, ये रखा हुआ है, तो आप लोगों को भी बहुत बुरा मारेंगे, समझे? हाँ, ऑनलाइन मारेंगे, इमोजी भेज के, वो बुक्के वाली। समझ में आया? अगर आप सबने पढ़ा नहीं तो, समझ गए? हाँ, पढ़ते नहीं है, कोने में बैठ जाते, फोन को देख रहे हैं, सर का डांस देख रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे, आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, पढ़ना। ठीक है, तो आर्यनियस समझ में आ गया गुरुजी? तो एक बार सर समझा दीजिए, गुरुजी एक बार समझा दीजिए, एक बार रिपीट करा दीजिए। तो सुनिए, आयरनीय सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। H पॉजिटिव मतलब प्लस, ऐसे लिखेंगे, H पॉजिटिव मतलब H प्लस आयन देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अम्ल। ऐसे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, टूटकर वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ऐसा भी लिख सकते, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे क्षार। ये डेफिनेशन किसने बताई थी? आर्यनियस, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब बताइए, एक कैसी परिभाषा है? मॉडर्न, आधुनिक। अब आपको समझ में आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ गए भाई। अब केवल समझेंगे किसको? बोलो, अम्ल को। ठीक है, पहले मुझे देखिए, मेरे से समझिए। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब होता है मजबूत, क्या होता है बोलो? मजबूत। और दुर्बल का मतलब होता है दुबले। दुबले मतलब बहुत दुबला, कमजोर, कमजोर, कमजोर। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो प्रबल का मतलब मजबूत, ताकतवर, या तेरी। समझ में आया? तो यहाँ पे अब देखिए, जो मजबूत होंगे वो जल में पूरी तरह से घुल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, नो रिमाइंडर, नो सेस्पाई। और जो दुर्बल होंगे वो जल में नहीं घुलेंगे, वो जल में नहीं घुलेंगे। अब तो समझ में आ गया फंडा कहाँ है। केवल दुर्बल और प्रबल केवल डिफरेंट, अलग अलग हो रहे हैं, तो केवल घुलने से हो रहे हैं, केवल घुलने से हो रहे हैं, समझे ना? तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः, पूरी तरह से कंप्लीट वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते? टूट कर क्या देते हैं बोलो? हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव। तो आयरनियस ने तो पहले ही बता दिया था, जो H पॉजिटिव देता है उसे क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। और जो लेकिन पूर्णतः वियोजित होकर टूटेंगे तो उसे आप बोलेंगे प्रबल अम्ल, मजबूत अम्ल। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब बस मुझे याद कराना है, तो ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर H पॉजिटिव देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। समझ में आया ना? उसे क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। समझ में आ गया? बहुत होशियार हैं आप सब। एक बार फिर से बोलेंगे, ऐसे अम्ल, ऐसे अम्ल। अब प्रबल अम्ल समझ रहे? तो ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से पूर्णतः टूट जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, और वियोजित होकर टूटकर एस पॉजिटिव आयन देते हैं, एस पॉजिटिव आयन देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। समझ में आ गया? अब बस प्रबल अम्ल की उदाहरण लिखवा दीजिए गुरुजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे HCl, क्या बोलो? HCl प्रबल अम्ल का क्या है बोलो? उदाहरण है। और लिखवा दीजिए। ठीक है, तो और लिख लीजिए। यहाँ पे H2SO4 भी प्रबल अम्ल का क्या है बोलो? उदाहरण है, जिसे अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे इसको सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तनु अम्ल है।
ठीक है, अब बताइए इतना अपन लोगों को क्लियर हुआ। अब अपन लोग पढ़ेंगे दुर्बल। तो देखिए भाई, ये पूर्णतः वियोजित हो जाते, ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते। इसकी परिभाषा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, वियोजित तो होते हैं लेकिन रह जाते, कुछ वियोजित नहीं होते, पूर्णतः वियोजित नहीं होते, आयन H पॉजिटिव ही देंगे, पूर्णतः वियोजित ना होकर S पॉजिटिव देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? दुर्बल। दुर्बल मतलब क्या होगा? कमजोर, कमजोर होगा। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, उसे क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3, यहाँ पे COOH सिरका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो इसका उदाहरण? यहाँ पे सिरका। क्लियर है ना? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा बोलो? सिरका। ठीक है, अब आप लोग कह रहे हैं गुरुजी आपने यहाँ पे तो लिखवा दिया, लीजिए भाई दो लिख लीजिए, NH3। क्या बोलो? NH3। तो अब आप लोगों को सबको क्लियर हो गया कि जो ए भी पूर्णतः वियोजित नहीं होगा, ए भी पूर्णतः वियोजित नहीं होगा। वियोजित का मतलब H पूरी तरह से अलग नहीं होगा। इसमें देखिए, इसको तोड़ेंगे तो H2 क्या हो जाएगा? पूरी तरह से अलग। SO4 क्या हो जाएगा? पूरी तरह से अलग। काय में? बोलो जल में। ठीक है, अब बताओ इस पे आ जाएगा प्लस का, इस पे आ जाएगा 2 माइनस का, क्योंकि इसमें 2 H है ना, इसलिए। अब बताइए ये पूरी तरह से इसमें होगा ना, तो केवल AH अलग होगा, समझा है ना? तो AH तो बचा रहा, इसका मतलब जब पूर्णतः वियोजित नहीं होता, काय में? जल में। वियोजित का मतलब टूटना होता है। तब आप तो समझ में आ गया, जो अम्ल जल में पूर्णतः वियोजित, दुर्बल। जो अम्ल जल में पूर्णतः वियोजित नहीं, तो दुर्बल। एग्जाम्पल, सिरका CH3COOH, अमोनिया NH3, अमोनिया NH3। अब तो समझ में आ गया गुरुजी, अब कहीं दिक्कत नहीं है, अब तो पूरी तरह से समझ में आ गया भैया जी। अब आप लोग पढ़ेंगे वही क्षार। क्या पढ़ेंगे? क्षार। इसमें भी क्या पढ़ेंगे बोलो? दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। ठीक है, तो बताइए प्रबल और दुर्बल का मतलब पता है? मजबूत और कमजोर। प्रबल का मतलब मजबूत, दुर्बल का मतलब कमजोर। समझ में आ गया? ठीक है, अब बताइए ये देखिए बेद क्षार, उसमें अम्ल और इसमें क्षार। बेद क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH निगेटिव, हाइड्रोक्साइड निगेटिव, हाइड्रोक्साइड लिखा है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? OH। तो OH निगेटिव, जो यहाँ पे निगेटिव लगा वो यहाँ पे लगाना आप लोग टकल पर, समझ गए? कहाँ लगाना है? टकल पर। तो याद रखना कि बेद क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH निगेटिव आयन देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं अपन लोग प्रबल क्षार। क्या बोलेंगे बोलो? प्रबल क्षार। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिखवा दीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। उदाहरण इसका क्या होगा? इसका उदाहरण होगा NaOH। क्या होगा बोलो? NaOH। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? NaOH। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस। क्या होगा बोलो? CaOH का होल ट्वाइस। ये भी यहाँ पे पूरी तरह से वियोजित हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, हाँ होगा। ठीक है, अब बताइए, अब आप लोग पढ़ेंगे किसको बोलो? यहाँ पे दुर्बल क्षार। किसको पढ़ेंगे बोलो? यहाँ पे दुर्बल क्षार को। दुर्बल क्षार क्या होंगे समझिए। मुझे ये डाउट है, ये जो है ना, ये पूर्णतः वियोजित नहीं होता, पूर्णतः वियोजित नहीं होगा, इसके लिए इसका लिखा जाएगा दुर्बल। इसका होगा क्या बोलो आप लोग? यहाँ पे लिखना, यहाँ पे, हाँ क्लियर है, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो एक इसकी जगह पे लिखना बोलो, इसकी जगह। ठीक है, अब आप लोग समझ में आ गया। बस अब आप लोग समझिए, क्योंकि वियोजित पूर्णतः नहीं होता। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल यही लिख, दोनों आप लोग याद करना। अब आप याद करा दीजिए सर इसको भी। तो ऐसे क्षार, ऐसे क्षार, ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते और पूर्णतः वियोजित ना होकर क्या देते हैं? OH निगेटिव। ठीक है, तो अब बताइए इसमें एक बार OH निगेटिव एक बार निकल जाएगा, तो बताइए इसमें H कितने हैं? 2 है ना, तो ये पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ ना। जब पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ तो इसे क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षार। कितने अच्छे से समझ में आ गया, कितने अच्छे से समझ में आ गया, पूरी तरह से समझ में आ गया कि एक बार रिपीट करेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH निगेटिव आयन देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार। जो जल में पूर्णतः वियोजित ना होकर
पूर्णतः वियोजित नहीं होती और OH नेगेटिव आयन देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे दुर्बल क्षार। पूरी तरह से समझ में आ गया? याद रखना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पर इस चीज को बिल्कुल इंपोर्टेंट लिख लीजिए, इसको बिल्कुल IMP लिख लीजिए। आप जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे तो ये आपको एग्जाम में धरो मिले, समझे ना? बिल्कुल एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से कोई पूछेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, ये बता दीजिए। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। तो आप आयरनीय सिद्धांत के अनुसार लिखना, उसका एग्जाम्पल भी लिखना, समझ में आए ना? इसका उदाहरण भी लिखना, समझ में आ गया? इंपोर्टेंट है ये, तो आपका और ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो पूरी तरह से समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी लिखवा दिए, ए भी, ये दोनों एक ही हैं, समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे अम्लों के भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे बोलो? अम्लों के भौतिक गुणधर्म। अम्लों के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? सुनो, पहले आप लोग ये समझो भौतिक का मतलब क्या है, भौतिक गुण का मतलब क्या है। तो भौतिक गुण का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल चेंज और यहाँ पे केमिकल चेंज, बोले तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। चलिए मुझसे समझ में, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। ये पेंसिल है मेरे पास, आप इसका क्या क्या आपको जो फिजिकल दिखाई दे रहा बोलो? एक तो इसकी अवस्था, तो अवस्था भौतिक गुणधर्म हो गया। एक इसका कलर भौतिक गुणधर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको हम आग में रख देंगे तो ये जल जाएगा, तो जल के क्या होगा बोलो? गैस बन जाएगा, भौतिक गुणधर्म। कलर बदल जाएगा, भौतिक गुणधर्म। समझा है कि नहीं? तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? भौतिक गुणधर्म। इसका हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? भौतिक गुणधर्म। समझ में आ गया? पूरी तरह से समझ में आ गया? भौतिक गुणधर्म, अवस्था, कलर, ये सब, तापमान, क्वथनांक, ये सब क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म। समझ में आ गया? ठीक है। तो अम्ल यहाँ पे स्वाद में खट्टे, बाद जल में कैसे होते हैं? विलेय। विलेय का मतलब होता है जो घुल जाते हैं उसे विलेय बोलते, जो घुल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? विलेय। देखिए विज्ञान में अपन लोग बोलते हैं विलेय, और अपन लोग जनरल भाषा में अपन लोग ऐसे बोलते हैं घर पे ये घोल दिया, ये घुल गया, ठीक है। गांव में तो और घुल गया, घुल गया, समझा है ना? लेकिन आप लोग समझ गए विज्ञान में घुलने को क्या बोलेंगे? विलेय, विलेय, विलेय। तो जल में अम्ल घुल जाते हैं, जल में अम्ल घुल जाते हैं, समझ में आ गया? ठीक है। अब बताइए पहला गुणधर्म है कि काय में विलेय होते हैं? जल में, ठीक है। अब बताओ ये दूसरा गुणधर्म है कि नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते? लाल। मैंने याद कराया था अनिल से, किससे कराया था बोलो? अनिल से। अम्ल ना नीला ला लाल, मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब बताइए, बिल्कुल IMP डाल के लिखना, ध्यान रखना, बिल्कुल IMP आपके एग्जाम में बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। अम्लों की प्रकृति कैसी होती? संक्षारण। क्या होता संक्षारण? मैंने आपको कक्षा 10 के पहले चैप्टर में पढ़ाया था, इसी में पहले चैप्टर में पढ़ाया था संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है, संक्षारण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो किसी धातु को नष्ट कर देता है। जैसे उसमें धातु को नष्ट करना सीखा था। संक्षारण का मतलब होता है खराब, नष्ट करने की प्रकृति, ठीक है। तो बताओ अम्ल, जैसे मान लो धातु पे, जिस पे धातु पे गिर जाएंगे, लोहे पर अम्ल गिर गया, खट्टी चीज, तो समझ जाइए वो जल्दी नष्ट करेगा उसको, अगर अपन लोग हटाएंगे नहीं। नींबू पानी लोहे पर जहां गिरता रहता वहां पे नष्ट हो जाता, समझा है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। तो अम्ल से कोई चीज जल्दी नष्ट हो जाती, समझ में आ गया? तो इसको, इस प्रकृति को बोलेंगे संक्षारण। क्या बोलेंगे? संक्षारण। अब बताओ क्लियर हो गया ना? संक्षारण समझ में आ गया? संक्षारण का मतलब किसी चीज को नष्ट करना, प्रोसेस एक है, प्रक्रिया जो है नष्ट करने की। तो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारित। मतलब अम्ल जहां गिरेंगे, मतलब किसी धातु पे गिरेंगे तो फटाफट क्या हो जाएगा? ठीक है, संक्षारित। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि क्या हो जाते हैं? नष्ट, मतलब जल जाते हैं। अम्ल इतने खतरनाक होते हैं कि बता नहीं सकते। देखिए अपने पेट में, पेड़ में नहीं, पेट में, पेट स्टोमच, पेट जहां आप खा रहे तो स्टोर, समझे? अपने पेट में यहाँ पे एक पेट का अंग होता है, उसी अंग को अपन लोग स्पेशल स्टोमच बोलते हैं, जिसका नाम होता है अमाशय। क्या होता है बोलो? ओहो, यहाँ पे क्या होता है? अमाशय, अमाशय, जिसको अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमच। जो स्टोमच होता है उसमें होता है HCl। क्या होता है? HCl। अपन लोग जो इतना भोजन खा जाते हैं,
इतना कड़ी कड़ी चीजें खा जाते तो जो डाइजेस्ट हो जाती अम्ल में जाकर गिरती, अम्ल पूरी तरह से भोजन को डाइजेस्ट कर देता, सुनाया कि नहीं। तो इस प्रकार से अपने पेट में भी क्या पाया जाता है, अम्ल। तो अम्ल की प्रकृति होती है नष्ट करने की। अगर सोचिए किसी लकड़ी कागज कपड़े पर अम्ल गिर जाए, खतरनाक अम्ल HCl, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो पूरी तरह से वो जल जाएगा। मैं नहीं, कौन, कपड़ा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब बताओ इसके, अब क्वेश्चन याद रखना कि अम्लों के उपयोग क्या है। तो भौतिक गुणधर्म याद हो गए, जल में विलय होता है। दूसरा हो गया कि अम्लों की नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, प्रकृति इनकी संचारित होती है। संचारित का मतलब क्या हो गया, लिखा है देखिए यहाँ पे, कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि, त्वचा आदि को नष्ट कर देता है, ठीक है। अब बताओ इसका उपयोग करते हैं अपन लोग बैटरी में और प्लास्टिक में, समझ आया कि नहीं। इसका उपयोग क्या करते हैं, बैटरी में और प्लास्टिक में। खाद्य निर्माण में मतलब यहाँ पे खाने की चीजों में, ठीक है। अब बताओ सोने और चांदी के शोधन में, शोधन का मतलब होता है किसी चीज में अपन लोग उसको साफ सुथरा करें, रिफाइनिंग, उसको बोलते हैं शोधन। तो सोने चांदी को साफ सुथरा करते हैं तो इससे उसमें करेंगे। लोहे की चादर को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं, अम्ल का, क्योंकि गंदगी को बहुत जल्दी हटाता, संचारित होता ना, इसलिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि नींबू से अगर अपन लोग कॉपर को धो देते, जैसे जो कांसा जानते हैं, कांसा, पीतल, ये सब के जो लोटा होते हैं या इनके बर्तन होते हैं, तो उनपे अगर अपन लोग नींबू से उसको साफ करें तो फटाक से साफ हो जाता, समझ में आया ना, क्योंकि संचारित होता। विस्फोटक पदार्थ बनाने, मतलब विस्फोटक बनाने में भी कोई चीज, जैसे आपको पता है कक्षा 9th में मैंने पढ़ाया था कि कोशिका में एक होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम फट जाता है, उसे कोशिका का एटम बम कहते हैं, तो उसमें यही पाया जाता है HCl। तो इस प्रकार से HCl मतलब अम्ल हो गया। तो यहाँ पे विस्फोटक चीज बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, बोलो, अम्ल का। तो अब आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर है, भौतिक गुणधर्म भी समझ में आ गए और उपयोग भी समझ में आ गए, इसके यूजेस क्या है, ठीक है। अब हमारा बहुत शानदार, बहुत ही इंपोर्टेंट, अगर ये एग्जाम में नहीं आएगा ना तो आप लोग मुझसे जवाब देना, ठीक है, समझाना, एग्जाम में आएगा, आएगा, बहुत इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग IMP डाल के लेके, वेरी मोस्ट महा इंपोर्टेंट एग्जाम में आएगा, समझा है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ, तो अब आप लोग समझ गए यहाँ पे सूचक क्या होते हैं। अब यहाँ पे सुनिए, सूचक का पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सूचक ऐसे पदार्थ, या मतलब जो समझ जाओ कि सूचक एक प्रकार की स्केल है माप तोल करने वाले। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो हमें ये बताएंगे कि कौन वस्तु अम्ल है, कौन वस्तु क्षार है, हर चीज को चक्के नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, आराम से लिख सकते हैं यही, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करके हमें दे देते। सूचक तुरंत बता देता कि ये अम्ल है, ये क्षार है, काय के आधार पर, रंग के आधार पर, रंग कलर के आधार पर। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पे विलयन में pH मान को क्या कर देते हैं, परिवर्तित, यहाँ पे परिवर्तित होने की सूचना पर अपने रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और भाई मैंने आपको यही बताया, इसी रंग के आधार पर अपन लोग पहचान करते हैं कि कब कोई चीज अम्ल है और कब वह चीज यहाँ पर क्षार है। काय के आधार पर, बोलो, रंग के आधार पर, काय के आधार पर, रंग के आधार पर। तो आप लोग इतना भी लिख सकते हैं कि सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करके देते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी का, ठीक है, पता किया जाता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पूरी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब बताइए, अब आप लोगों का पूरी तरह से टॉपिक क्लियर है, लेकिन मैंने देख लीजिए मैंने कितने टॉपिक का कहा था आप लोगों से, ठीक है, लेकिन मुझे अभी उदासीन अभिक्रिया समझानी है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी आप लोगों का रह गया इसमें भौतिक गुणधर्म तो होगा, रासायनिक गुणधर्म रह गए और सूचक मैंने आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। चलिए यहीं से समझ लीजिए, अपन लोग समझेंगे पहले। अब आप लोग देखो मेरे साथ बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखना, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, याद रखना। आज आप लोग यहाँ पे मेरे से समझेंगे कि अम्लों के कौन से गुणधर्म, बोलो, यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म। मैं बिल्कुल इसलिए स्लो हो गया क्योंकि ये चीज बहुत इंपोर्टेंट है, बिल्कुल मस्ती से
बिल्कुल धीरे स्लो मोशन में, बिल्कुल अपने माइंड को स्थिर करते हुए बिल्कुल स्लो मोशन में समझें। चीज इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आराम से सादगी से समझते चलें। ठीक है, अब बताइए आपका, अब अपन लोग समझ रहे हैं अम्लों के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले अम्लों की समझेंगे धातु से क्रिया। पहला नंबर डाल के लिखना, ठीक है, पहला नंबर डाल के लिखना। पहला नंबर है धातु से क्रिया। अब आपको पता है कि किसकी क्रिया करनी, तो अपन टॉपिक की पढ़ रहे हैं अम्ल, ऊपर लिखा है अम्लों के यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म। जब भी अम्ल धातु से क्रिया करते हैं, क्या सीखे, अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो याद रखना कि इसमें हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। कौन सी गैस निष्कासित होती है बोलो, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद रखना। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ना कि जब धातु से क्रिया करते हैं तो अम्ल जब धातु से क्रिया करता है, किससे करता है बोलो, धातु से, तो यहाँ पे बनता है लवण प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बोलो तो H2 गैस क्या हो जाती है बोलो, अलग। देखिए जो तीर जो लगा, गैस गैस सीधी कहाँ जाती, ऊपर सीधी उड़ जाती, तो इसलिए वो तीर लगा दिया जो इंडिकेट करता है कि गैस है। ठीक है, मतलब उड़ गई। तो बताओ अम्ल क्या हो गया बोलो, अम्ल का एग्जाम्पल हो गया HCl। धातु हो गई यहाँ पे Zn। ठीक है, क्या हो गई बोलो, यहाँ पे Zn। ठीक है, Zn ले सकते। चलो आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे हम लेके दिखाते, क्या यहाँ पे Na, क्या लेंगे बोलो, Na, मतलब यहाँ पे Na 2 ले लिया। क्या ले लिया बोलो, 2। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। तो Na किसको पसंद करता, Cl को, तो Na ने बना दिया NaCl, मतलब यहाँ पे जे बन गया लवण। ठीक है, इसके बाद जो H है वो H आ जाएगा इस साइड, और मैंने आपको बताया H स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, तो इसलिए वो क्रिया कर लेगा, मतलब H2 गैस उड़ जाएगी। अब अपन लोग कर लेंगे बैलेंस। इस साइड H कितना है 1, इस साइड H कितना है 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया 2। अब Cl इस साइड कितने होगा 2, इस साइड Cl कितना है बोलो 1, यहाँ पे क्या लगा दिया 2। Na 2 है, Na कितना है बोलो 2। इस तरह से क्रिया होगी। समझ में आ गया आप लोगों को कि जब भी अम्ल किससे क्रिया करते हैं बोलो, धातु से, तो यहाँ पे लवण तथा जल बनाते हैं। अब मुझे आपको पहले एक आपका डाउट क्लियर करना है कि सबसे इंपोर्टेंट लवण क्या होते हैं। क्या कहा मैंने, लवण यहाँ पे क्या होते हैं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं बोलो, सॉल्ट। क्लियर हुआ ये आपको। तो देखिए लवण जो होते हैं, तो याद रख लो आप लोग, यहीं पे बता दे रहा मैं कि अम्ल तथा क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण तथा क्या बनता है, जल। ठीक है, यही क्रिया मुझे अभी आपको याद करानी है उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो अभी पहले याद करो, अम्ल क्या है बोलो HCl, क्षार क्या है NaOH। ठीक है, तो बताओ एक क्रिया करेंगे, परिवर्तन करेंगे, ये जो साइन होता है वो परिवर्तन का होता, तो परिवर्तन करेंगे तो बताओ लवण बनेगा, लवण हो गया NaCl, मतलब Na किसको लेके भाग गया, Cl को, और यहाँ पे देखिए जो Na यहाँ पे Cl के साथ चला गया और यहाँ पे बन जाएगा जल, मतलब एक H 2 H क्या हो जाएंगे बोलो H2, एक H 2 H H2 और एक O है तो O, तो यहाँ पे ये बन गया लवण तथा जल। तो हम समझ गए, यहाँ पे लवण जो होता है वो अम्ल और क्षार का मिश्रण होता। अम्ल और क्षार जब आपस में मिल जाएं तो क्या बनता है, लवण। तो याद होगा आप लोगों को कि जो रासायनिक गुणधर्म है धातु से क्रिया करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए मेरी पढ़ाने की क्वालिटी यही है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ये भी बताता चलता कि क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कैसे लिखना है। तो एक नंबर का यहाँ पे जो एमसीक्यू बनेगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा, जो वो ये बनेगा कि धातु से जब क्रिया करता है अम्ल तो क्या निष्कासित होता। तो याद रखना क्या निष्कासित अलग हो जाता, निकल जाता बोलो, हाइड्रोजन गैस। तो अम्ल जब भी क्रिया धातु से करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब बताइए एक और यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म लिखेंगे, कार्बोनेट से क्रिया, किससे बोलो, यहाँ पे कार्बोनेट से क्रिया, कार्बोनेट से क्रिया करेंगे किसकी बोलो, अम्लों की। ठीक है, अब आप लोग बहुत ध्यान समझना, तो यहाँ पे वही बनेगा। ठीक है, अब बताओ, तो यहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, धातु कार्बोनेट बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं Na2CO3 धातु कार्बोनेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे Na2CO3, यहाँ पे धातु कार्बोनेट, और एक करेगा अम्ल से क्रिया, अम्ल क्या होता है HCl, एक क्रिया करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बनेगा,
पहले तो आप लोग से समझ जाइए कि हाइड्रोजन गैस अलग निकाल देंगे। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, आप लोग अलग निकाल लेंगे, देख लेंगे क्या क्या बन सकता है इसमें से। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अलग निकाल दिया। अब बताओ यहाँ पे, फिर यहाँ पे Na और क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ पे Cl। तो Na किसको लेके भाग गया, Cl को। अब बचा क्या, तो देखिए यहाँ पे सुनिए, इसमें 3 O हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, जल निकाल देंगे। इसमें से एक O निकाल दिया तो यहाँ पे बचा CO2। चलो बनाना सीखेंगे, ठीक है। देखिए Na किसको लेके भागेगा, Cl को, तो यहाँ पे नमक बन गया। इसे क्या बोलेंगे अपन लोग, लवण। क्या बोलेंगे बोलो, लवण। इसके बाद यहाँ पे जब भी धातु कार्बोनेट क्रिया करता है अम्ल से, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल और लवण बनता है, ठीक है। तो बताओ, ये हो गई धातु कार्बोनेट, हम इसको लिख दे रहे हैं धातु यहाँ पे कार्बोनेट, कार्बोनेट, और ये हो गया अम्ल, ठीक है। तो ये क्रिया करेगा लवण और यहाँ पे कार्बन डाई ऑक्साइड, और क्या बनेगा बोलो, जल। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, धातु कार्बोनेट जब HCl से क्रिया करेगी, अब मैं आपको बनाना सिखा रहा, Na किसको लेके भागेगा, Cl को, जी आ गया, ठीक है। अभी अपन लोग बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। अब बताओ H जो है वो यहाँ पे H, देखिए यहाँ पे H2 निकलता है, तो H2 निकालेंगे तो एक O और निकालना पड़ेगा इसका साथ में, ताकि यहाँ पे एक 2 O बचेंगे इसमें C के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक O H के साथ निकल जाएगा तो जल बन जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब Cl इस साइड कितने हैं बोलो, एक, इस साइड Cl कितने हैं बोलो, एक, इस साइड H एक है, इस साइड H कितने हैं बोलो, दो। तो अपन लोग इस साइड भी 2 करेंगे, तो Cl भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी Cl 2 कर दिया। Na भी 2 हो गए, तो Na कितना है बोलो, 2, तो Na कितना है बोलो, 2। तो पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये किसके क्रिया, मतलब ये जो है किसके रासायनिक गुणधर्म हो गए बोलो, यहाँ पे अम्लों के। तो अपन लोग इतना लिखेंगे, धातु से क्रिया करता है तो क्या निकलता है बोलो, हाइड्रोजन गैस। किसी भी धातु से क्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, अम्ल, ठीक है। धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा अम्ल, तो क्या बनेगा, लवण, क्या बनेगा बोलो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, जल। अब आप लोग सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक समझेंगे, ठीक है। और वो इंपोर्टेंट टॉपिक है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, लिख तो लो, सही से लिख दे रहे लो, उदास चलो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा विज्ञान, मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आप उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखेंगे, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है, मेरे साथ आप लोग हेडिंग लगाइए और फटाफट इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, इसको अपन लोग लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षार क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और क्रिया करके एक क्या बनाएंगे बोलो, लवण तथा जल। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे अपन लोग, इसको लिखेंगे अपन लोग, अम्ल हो गया HCl, क्षार हो गया NaOH। ठीक है, अब बताइए एक क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बोलो, एक क्रिया करेंगे तो Na और यहाँ पे बनेगा Cl, क्योंकि पता है Na को Cl दिख जाए तो तुरंत लेके भाग जाता,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 H मिल जाएंगे, 1 O, तो 2 H बोले तो H2O क्या बन जाएगा बोलो, जल। तो ये हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हो गया, परिभाषा हो गई। और याद रखना ये एग्जाम में ना आए तो वो एग्जाम किस बात का, ठीक है। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। एनालाइज पर इसको देखा कितनी बार आया, तो हर ज्यादा से ज्यादा बार इस टॉपिक से केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया आई है, जो बनाती है लवण तथा जल। अब आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। और आज इस टॉपिक के अंत में यही हम अपनी वाणी को विराम देते, और दूसरे लेक्चर में हम पूरी तरह से आपको अच्छे से पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, और उसमें वो क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो पूरे एक साथ पूरे एमसीक्यू लगवाएंगे। और वो एमसीक्यू क्लियर कर लिया आपने तो ये समझ जाइए फिर आपको चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, केवल रिवीजन करना, और एग्जाम तक आपको उसको याद रखना है, और एग्जाम में महासंग्राम करना है, समझे ना, टॉपर बनने के लिए। चलते हैं, जय हिंद, ख्याल रखना, मिलते हैं लेक्चर 2 में, और पूरी तरह से उस लेक्चर को करेंगे मक्खन, और पूरा चैप्टर होगा मक्खन, बस पढ़ना है।